जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आपके एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 4 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है, लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे ही जल्द ही जैसे ही हाई स्कूल का पेपर समाप्त होगा तो हमारे चैनल पर हाई स्कूल का और इंटर का नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न आज का है, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कितना है? जिनके वर्गों का योग 290 है। ये सवाल जब भी लगाएंगे कि 2 बातों पर याद रखना है। कौन सी बातों पर? सम और विषम। सम और विषम हमारे मानने पर निर्भर करता है कि कैसी संख्याएं हैं, सम है कि विषम। यदि आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x + 1, तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं x + 2, चौथी संख्या क्या मान लेते हैं x + 3। ये मान सकते हैं x + 1, x + 2, x + 3। तो अगर हम पहले मान के चलते हैं सम है, क्या है? सम है, तो दूसरी संख्या हमको क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। तीसरी संख्या क्या मिलेगी? सम मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। मतलब ये हुआ कि यदि हम पहली संख्या को ही मान लेते हैं क्या है? सम है, तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। तीसरी संख्या क्या मिलेगी? फिर से सम मिलेगी। चौथी संख्या क्या मिलेगी? फिर से विषम मिलेगी। यदि हम पहली संख्या को सम न मान करके क्या मान लेते हैं? विषम। यदि हम कह लेते हैं कि पहली संख्या क्या है? विषम है। अगर पहली संख्या विषम है तो दूसरी संख्या कौन सी मिलेगी? सम मिलेगी। तीसरी संख्या कौन सी मिलेगी? फिर विषम मिलेगी। चौथी संख्या कौन सी मिलेगी? सम मिलेगी। तो हम इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 290। मतलब ऐसी संख्याएं लेनी है, विषम संख्याएं जो क्रम से आए। तो हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धन विषम संख्या। क्या मान लेते हैं? धन विषम संख्या। पहली संख्या को x मान लेते हैं। हमने बताया ना कि पहली संख्या अगर हम विषम मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी? सम। फिर उसके बाद विषम क्या मिलेगी? x + 2। क्या मिल गई? x + 2 मिल गई। हमने 2 संख्याएं मान लिया, क्या? x और x + 2 मान लिया। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों को अलग अलग वर्ग कर लिया जाए, वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 290 अंश के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे करेंगे? इन दोनों संख्याओं के वर्ग, ये वर्ग हो गया, x + 2 वर्ग हो गया। इन दोनों संख्याओं का योग का कितना? 290। 290। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x², ये भी हो जाएगा a² + b² हो जाएगा, 2 दूनाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2ab, मतलब 2 दूनाई 4x हो जाएगा 290। चलिए x² कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 4x लिखा हुआ है, प्लस का 4 लिखा हुआ है। 290 उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो हो जाएगा 2x² + 4x माइनस का 286। इसमें कितना कॉमन है? अब इसको भी खंड कर लेंगे। पूरे में कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन बन रहा है। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² + 2x माइनस, यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ 2 दूनाई 4, यहाँ से लिया तो कितना बचा? 143। ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में। जब किसी संख्या से 0 में भाग देते तो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। x² 2x - 143 = 0। अब हमें क्या करना है? ये बन गया गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए इस संख्या से क्या इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
यदि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो 143 इसमें गुणा होगा तो 143 आ जाएगा। अब 143 का हमें ऐसे खंड करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलिए 143 का खंड कर लेते हैं। चलिए 3 से 3 चौक कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। चलिए 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 33, 13 से कट जाएगा। अब 13 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 13 11 गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 143। तो हो जाएगा x² + 2, इसकी जगह लिख सकते हैं 13 - 11। 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा। 13 और में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इस x को बाहर लिख लेते हैं, ये लिख गया। चलिए x² ये हो जाएगा 13x - 11x - 143 बराबर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा x + 13। इसमें से कितना कॉमन, 11। जब किसी भी गुणनखंड में माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे तो x यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा, 13। अब ये दोनों संख्याएं जब भी दोनों कोष्टक का मिलेगा तो समझ लेना कि आपका गुणनखंड सही है। तो ये लिख लीजिए x + 13 x - 11। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि x + 13, अगर हम x + 13 बराबर 0 मानते हैं तो इधर प्लस का 13 उधर जाएगा तो माइनस का, तो हमें ये संख्या छोड़ देनी है क्योंकि हमसे कहा गया कि धन विषम पूर्णांक लेना है। तो कौन सा लेते हैं, x - 11। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो पहली संख्या निकल आई कितना, 11 निकल आई। दूसरी संख्या निकालने के लिए इसमें रख लेते हैं, क्या रख लेंगे, ये तो हो जाएगी पहली संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 + 2 हो जाएगी 13। दूसरी संख्या कितना आ गई, 13। तो देख लीजिए यहाँ पर कहा गया था कि 2 धन विषम पूर्णांक संख्या क्या है, 11 और 13 क्रमागत से है, क्रम से आने वाली है संख्या है दोनों। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर याद ये रखना, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर हम पहली संख्या सम मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम, फिर तीसरी संख्या सम, फिर चौथी संख्या विषम। अगर हम पहली संख्या को ही विषम मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी, सम निकलेगी। तो इस तरीके से हम क्रमागत बाई चलते चले जाते हैं, हमारी संख्या ऐसे मिलती चली जाती है। तो आप लोगों को ऐसे ये सवाल हल करना है, ये चाहे हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन लेवल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3x² + 5x + 2 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। हमने 2 सवाल लिया है एक साथ। इसमें कह रहा है कि यदि ये समीकरण दिया हुआ है तो इसके मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में ये आता है एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में, कि ये कोई समीकरण है, इसमें विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो आपको विविक्तर ज्ञात करने के लिए ये आपको हम आसान से एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से विविक्तर हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, ये जो समीकरण हमारा दिया हुआ है सबसे पहले इसकी तुलना कराते हैं। किससे तुलना कराते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, चलिए तुलना कर देते हैं। याद रखिएगा इस बात को, यदि समीकरण में x² है तो यदि समीकरण में यहाँ पर y² है तो हम y² से तुलना कराएंगे। यदि समीकरण में x है तो x से ही तुलना कराएंगे। जब तुलना कराते हैं तो a बराबर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, b बराबर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, c बराबर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब क्या करते हैं, विविक्तर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ये होता है d क्या है, विविक्तर है, d = b² - 4ac। अब क्या करते हैं, इसमें b का मान रख लेते हैं। b का मान कितना है, 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 4 × a का मान कितना है, 3 है, c का मान कितना है, 2 है। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 1। 25 में 24 गए 1, मतलब d का मान कितना आ गया, 1।
इसी में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ये मूल होंगे इसमें काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे। तो आप जब प्लस में आए, विविक्तर का मान प्लस में आता है, तो इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, वो होंगे वास्तविक। यदि माइनस में आता है तो ये होगा काल्पनिक। अब इसी तरीके से ये आपका ये दूसरा फार्मूला, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुविकल्पी में या किसी में 1 नंबर का आता है, हर बार लगभग पूछा जाता है। ये क्या है, यदि समीकरण 3x² - 4x + k बराबर 0 के मूल बराबर है। समीकरण में कह दे, सवाल में कह दे कि मूल बराबर है या मूल समान है। जब मूल बराबर है या मूल समान है तब आपको सवाल यहीं से पकड़ना है। क्या कह देगा सवाल में कि मूल बराबर है। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले क्या करते हैं, जब कह दे मूल बराबर है तो सबसे पहले इसकी करा देते हैं तुलना। जब तुलना कराते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए 0 से तुलना करने पर, चलिए ये हो गया। जब हम तुलना कराते हैं तो a बराबर कितना आ जाता है 3, b बराबर कितना आ जाता है -12, c बराबर कितना आ जाएगा k। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कह दे मूल बराबर है तो विविक्तर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब विविक्तर शून्य हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा b² - 4ac बराबर 0। क्या बन जाएगा, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। जब ये फार्मूले का यूज तभी करना है जब सवाल में कह दे कि मूल के क्या है, बराबर है या कह दे मूल समान है, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। चलिए b का मान कितना है -12, -12 के स्क्वायर 4 × a का मान है 3, c का मान है k। ये हो गया 12 बराबर में 144, माइनस क्या हो गया +4 3 12 के। ये हो गया 144 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 12 के बराबर हो गया 144, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब -12 के इधर माइनस का है और गुणे में है, उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, बटे में जाएगा, तो माइनस के 144 बटे -12, माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144, तो k का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यदि सवाल में क्या कह दे मूल बराबर है या कह दे मूल समान है तो आपको यहाँ विविधता मतलब d का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि मूल बराबर नहीं कहता, मूल समान नहीं कहता, आपको सिर्फ कह देता है कि क्या ज्ञात करिए, विविधता ज्ञात कीजिए, तो आपका यूज करना है कौन सा फार्मूले का, d बराबर b² - 4ac का यूज करना है। तो आपको याद रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है, 1 नंबर का जरूर आता है। चलिए हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति से जो अनुपात विभाजित करता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 या 6 नंबर का आता है। तो आप लोगों को इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। आपको ये 4 नंबर आपको ये छोड़ना नहीं है। कैसे करना है आप लोगों को हम अभी समझा रहे हैं, ये हर बार आता है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। सवाल क्या है, कह रहा है कि रेखाखंड AB, कोई एक रेखाखंड है AB कोई रेखाखंड है, कोई एक बिंदु P इसके बाह्यता विभाजित करता है किसी बिंदु पर। जब बाह्यता विभाजित करता है किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदु A और B का निशान कितना है 4, 3 और 2, 1 है, तो P के निशान ज्ञात कीजिए। इसमें इस बात को याद रखना, यदि क्वेश्चन में कह देता है तो बाह्यता विभाजित करता है, क्या कह दे कि बाह्यता विभाजित करता है या बाह्य अनुपात पे इतने भागों में बांटता है। अगर बाह्य में कहता है तो आपको इस बात को याद रखना है कि हमारा फार्मूला हो जाता है m1x2 -m2x1 बटे m1 - m2 m1y2
माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। जब कह दे बाह्यता विभाजित करता है तब इस फार्मूले का यूज करना है। अब यदि कह दे कि अंतः विभाजित करता, बाह्यता का मतलब बाहर विभाजित करता है, अंतः कह दे अंदर विभाजित करता है, तो बस इस बात को याद रखना है, जहाँ जहाँ इसमें माइनस है वहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बाकी फार्मूला यही रहेगा। तीसरी बात आपको ये याद रखना है, यदि क्वेश्चन में ना तो बाह्यता कहे ना ही अंतः कहे, जब ना ही बाह्यता कहे ना ही अंतः करे तो इसमें हमेशा आपको याद रहेगा कि जब ना अंतः कहता है ना बाह्यता कहता है तो हमेशा अंतः ही विभाजित करेगा। तब आपको प्लस वाला फार्मूला यूज करना है, मतलब जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए आइए हल करते हैं। ये दिया है 3:2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। तीसरा बिंदु दिया है 4,3, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। दूसरा दिया है 2,1, ये हो जाएगा x2 y2। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। जब बाह्यता कहे कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बाह्यता कहे तो माइनस का यूज करना है, और जब अंतः कहे तो हमें प्लस का यूज करना है। जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या कर देंगे, प्लस कह देंगे। यदि अंतः बाह्यता दोनों नहीं कहता है फिर भी हमें प्लस का ही यूज करना है। चलिए रख लेते हैं मान। m1 का मान कितना है, 3 है। x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस m2 का मान है 2, x1 का मान है 4 बटे m1 माइनस m2, 3 माइनस 2, कामा m1 का मान है 3, y2 का मान है 1, m2 का मान है 2, y1 का मान है 3 बटे 3 माइनस 2। ये चलिए अब इसको हल कर लेते। 3 दुनाई 6, 4 दुनाई 8 बटे 3 में से 2 गए 1, इसको हल कर 3 एक अन्नम 3 माइनस 2 तिहाई 6, इसके नीचे भी 1। अब इसको हल कर लेंगे, 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका निर्देशांक जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2 और 6 में से 3 बचेगा माइनस का 3। इतना करने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आपको इस फार्मूले को याद रखना है। फिर सुन लीजिए, यदि बाह्यता कहता है तो माइनस का यूज दोनों जगह करनी है, यदि अंतः कहता है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस का यूज करना है। ये हर बार ये भी पूछा जाता है, बहुत चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। आप बस इसको दोहरा के चले जाइए, आपका मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपका जितना टाइम बचा है उसमें खूब प्रैक्टिस करिए, दिन रात कहते ना एक कर दीजिए, मेहनत करिए और सही दिशा में करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्वेश्चन, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको कराने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अगले क्वेश्चन की। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 माइनस 1,0 2,-4 है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, बस आप लोगों को इसका फार्मूला याद रखना है। फार्मूले में हल करिए और 4 नंबर लीजिए। हर बार पूछा जाता है, जब हम लोग भी ये हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी पूछा गया था, और कई प्रैक्टिस सेटअप हमने देखा कि लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद ये रखना है, फार्मूले इसमें का याद रखना है। फार्मूले में रखिए, रख करके सिर्फ आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए कैसे हल करते हैं। 2,3 है, माइनस 1,0 है और 2,-4 है। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है। इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3।
अब कई लोगों को ये फार्मूला याद रखने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो इस फार्मूले को हम याद कैसे रखेंगे। याद आपको इस कदर से रखना है कि यदि कह दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है 1/2, 1/2 बाहर फिर बड़ा कोष्टक, ये तो याद रहेगा। और सभी कोष्टकों के बाहर ये याद रखना 3 कोष्टक है, पहले कोष्टक के बाहर x1, दूसरे कोष्टक बाहर x2, तीसरे कोष्टक बाहर x3। ये तो मालूम हो गया, पहले कोष्टक के बाहर x1, दूसरे कोष्टक के बाहर x2, तीसरे कोष्टक बाहर x3, ये हो गया। अब आपको ये अंदर वाला याद रखना है, ये जो कोष्टक के अंदर लिखा है, याद इस बात को रखना कि y2 से शुरू होगा और y2 पर ख़त्म होगा। फिर सुन लीजिए, y2 पर शुरू होगा, y2 पर ख़त्म होगा। फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये x हमने बाहर ले लिया, आपके हमने बताया कि 3 होते हैं, हम इस तरीके से याद रख सकते हैं y2 से शुरू होगा, y3 होगा, y1 होगा। कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब यहाँ जो 3 आया है फिर इसको किसके साथ लेंगे, 1 के साथ, y3 माइनस y1, y1 आया तो 1 के बाद क्या आएगा, फिर 2 आएगा, y1 माइनस y2 याद रखना है। सीधा सा कहने का मतलब है कि पहले हम y2 माइनस y3 लेते हैं, फिर आपको क्या रखना है y3 माइनस y1, मतलब यहाँ जो वाला यहीं फिर आ जाता है, फिर y1 माइनस y2, ये 3 ब्रैकेट बन जाएगा। हम बता चुके कि तीनों ब्रैकेटों के बाहर, पहले वाले के बाहर होगा x1, दूसरे वाले के बाहर होगा x2, तीसरे वाले के बाहर होगा x3। बस आप इस फार्मूले का यूज करना है। चलिए 1/2 ये लिखा हुआ है, x1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना है, -1 है, तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस कर देगा। y3 का मान -4, y1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस x3 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। जब 2 दिया है, 2, y1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, y2 का मान कितना दिया, 0। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं, तो हो जाएगा 1/2, याद रख 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनाई 8। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो 4 3 7, माइनस का 7 आ जाएगा, -7 से -1 पे गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 × 9 7। 3 में से 0 घटाएंगे, 3 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, ये आ गया। चलिए हल कर लेते हैं, 8 7 15, 15 6 21, 21/2 क्या आ गया, वर्ग इकाई। यही आपका आंसर, ये हर बार पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर देने ही वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है, तो हो जाइए तैयार। इसको आपको इस तरीके से सीखना है, अगर आपने ये सीख लिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और संरेख भी आपको पता हो जाएगा। तो इसके लिए अगर कह दे सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2, -2, -1 क्या है, संरेख है। अगर संरेख है तो आपको वही फार्मूले का यूज करना है, कौन से फार्मूले का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम इसमें क्या करने हैं, संरेख कब होगा, सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध हमें ऐसे करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसी में सभी मान रख लेते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। फिर सुन लीजिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है
तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आइए देरी का किस लिए करते हैं, आइए सीखते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 x2, ये y2 x3, ये y3। आपको क्या करना है, इसी में ही मान रखना है। चलिए 1/2 x1 का मान कितना है, 0 है। y2 का मान कितना है, 2 है। y3 का मान कितना है, -1 है। चलिए भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x2 का मान कितना है, 1 है। y3 का मान कितना है, -1 है। y1 का मान कितना है, प्लस का 1 है, माइनस का 1। x3 का मान कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और y1 का मान कितना है, 1 है। y2 का मान कितना है, 2 है। ये हो गया, यहाँ तक दिक्कत नो। चलिए 1/2, 2 1 3, 3 0 0। अरे वाह, ये तो बड़ा जल्दी। -1 -1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। -2 से 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 का नाम 2, प्लस माइनस माइनस। चलिए 1 में से 1 गए, कितना बचा, -1। और -1 से 2 में गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 दुक्के 2, 2 में से 2 चला जाएगा तो ये कट गए भैया साहब। क्या बचे, 1/2 और 0, क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो यह बिंदु क्या है, संरेख है। ये बिंदु संरेख है तो आपको 4 नंबर मिल गया। तो भैया हो गया ये प्रूव्ड। आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो याद ये रखना, जब भी कोई ऐसा आता है हल करने के लिए कि संरेख है या नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूले का यूज कर लेते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि बिंदु क्या आ जाए, 0 आ जाता है तो क्या है, 0 आ जाता तो संरेख है। कहते हैं ना कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। बस अपने जुनून और जज्बे को बनाए रखिए, कायम रखिए और जितना भी टाइम बचा है खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। अपने आप को टाइम लगा दो, आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, आपको खुद सीखना है। बस आज क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।